नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया पर क्या असर है, अगर ये बात जाननी हो तो इसे देखने के लिए आप ज्यादा दूर मत जाइए। भारत से कुछ ही दूर निकल करके ईरान पहुंचिए और जानिए कि इनकी वजह से, यानी कि इनके द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों की वजह से दुनिया में किस तरह से करेंसीज का डिवैल्यूएशन हो रहा है, अर्थव्यवस्थाएं कैसे खत्म और बर्बाद हो रही हैं। इनके द्वारा जिस तरह से मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई गई थी ईरान पर, हाल ये हुए कि ईरान अपनी जिद में कहें या अपने अस्तित्व में कहें, उसके लिए लड़ते लड़ते अमेरिका के साथ आज इस तरह मजबूर हुआ कि उसे अपनी करेंसी में से, यानी कि अगर 10,000 रुपए लिखे हुए हैं तो उसमें से 4 जीरो हटाकर उन्हें 1 रुपया बोलना शुरू कर रहा है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, ईरान की करेंसी रियाल है। तो उसने रियाल में से अगर 10,000 रियाल कोई वैल्यू हुआ करती थी, तो अब उसमें से 4 जीरो हटाकर उसे 1 रियाल कहने का बिल पास कर लिया है। अर्थात अगर 50,000 कहीं लिखा था तो 4 जीरो हटाकर अब से वो 5 बोलेगा, 10,000 1 बोलेगा। ठीक इसी प्रकार से 1 लाख अब 10 बोलेगा। मतलब आप इस तरह से समझिए कि इन्होंने अपनी करेंसी के अंदर से 4 जीरो हटाकर, कभी ये 4 जीरो वाली करेंसी रियाल बहुत मजबूत करेंसी रही होगी, आज उसकी जीरोस को हटा करके अगर 1 के बराबर माना जा रहा है, तो सोचिए कि ये कितना डिवैल्यूएट हुई है, मुद्रा का किस हद तक अवमूल्यन हुआ है। परिणाम क्या निकला कि 1 रियाल की जो वैल्यू है, वो पहले जो 10,000 रुपए हुआ करती थी, 10,000 रियाल हुआ करती थी, अब वो 1 रियाल रह जाएगी। रियाल 10,000 को यहां टोमान कहा जाता है। तो टेक्निकली अब टोमान और रियाल एक हो जाएंगे, मतलब 10 रियाल जो है वो एक टोमान की तरह से ट्रीट किए जाएंगे। अभी मैं इस पूरी बात को भी आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न बनता है कि आज $1 के सामने भारत भी रुपये में 88 रुपया कुछ पैसा कुछ चल रहा है। हो सकता है जिस तरह से भारतीय रुपया डॉलर के सामने पिछड़ रहा है, ये भी $1 के बराबर हो सकता है, कभी 100 रुपए तक भी पहुंचे। तो ऐसे में क्या भारत को भी अपने 1 रुपए में से 2 जीरो हटाकर उसे $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपया कर देना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में डॉलर और रुपया बराबर क्यों नहीं है, अगर ये बहुत बेसिक सा सवाल एग्जिस्ट करता है, तो आज इस पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा। पहले हम ईरान की चर्चा करेंगे, फिर हम इंडिया की चर्चा करेंगे। पहले ईरान के कारण समझेंगे और फिर इंडिया के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल हेडलाइंस को देखिए कि ईरान ने अपनी करेंसी में से 4 जीरो हटाने का बिल फाइनली पास कर दिया है, क्योंकि यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। ये खबर निकल कर आती है तो हम समस्त भारतीयों में डॉलर के मुकाबले रुपए की चिंता चढ़ने लगती है, और इसी चिंता को चलते हुए आज हम अपने सेशन में हैं। ईरानी संसद की आर्थिक समिति के प्रमुख ने सरकारी टीवी को बताया कि ये बदलाव जो है ये आने वाले 2 साल बाद लागू होंगे, और पुरानी जो रियाल करेंसी है वो उसके बाद भी 3 साल तक चलती रहेगी। अर्थात आज से ऐसा नहीं हो रहा है। संसद में बिल पास हो चुका है। 144 के मुकाबले 144 वर्सेस 100 के आसपास इनके यहाँ पे वोट पड़े, जिसमें पक्ष में इनकी संसद के अंदर इस बिल को जब पास किया गया, तो इस तरह की नीति के पक्ष में 144 लोगों ने वोट दिए। कहा गया कि आने वाले समय में जब 10,000 रियाल इज इक्वल्स टू 1 रियाल होगा, उसे अभी आने में 2 साल लगेंगे, ताकि इनकी बैंक पूरी तरह से तैयारी कर लें, लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएं, जहां जहां जो परिवर्तन करने हैं वो कर लें। उसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति के पास पुराने रियाल रखे रह जाते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी आने वाले 2 साल के बाद में भी अगले 3 साल का समय दिया जाएगा। यानी कि आज से 5 साल तक भी 10,000 रियाल का वैल्यू चलता रहेगा, वैल्यू एक ही रहेगा, लेकिन उसको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, 144 फेवर में थे और 108 अगेंस्ट में इसके वोट डले कि 10,000 रियाल को आगे से 1 रियाल कंसीडर किया जाएगा। इसके बारे में जब जानकारी निकाली गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो सिंपल सा कारण था कि साहब यहां पर स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही हैं, और सबसे बड़ा कारण है, मतलब करेंसी से अभी व्यवहारिकता खत्म हो गई है। अगर आपको कोई सामान खरीदने जाना है जिसकी वैल्यू सही मायने में 1 रियाल के इक्विवेलेंट आपको अब लग रही है, तो उसके लिए अगर आपको 10,000 रियाल ले जाने पड़ रहे हैं, तो इशू ये है कि इतना सारा धन लेकर के आपको इकट्ठा करके जाना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो रही है, बैग भर भर के सामान खरीदने के लिए धन ले जाना पड़ रहा है। इससे इनको फायदे दिखाई देते हैं, और उसमें से एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि अभी जहां एक रोटी के लिए 10,000 रियाल देने पड़ते थे, साइकोलॉजिकल 1 रियाल देना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक जीत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। एक तरह से तकनीकी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक जीत इसे कंसीडर किया जा रहा है। हालांकि इस विषय पर ये लोग बहुत समय से काम कर रहे थे। हमने आज से कई साल पहले भी अपने करंट अफेयर्स में इस जानकारी को दिया था कि ये इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं।
लेकिन वो डिस्कशन के लेवल पर ही रह गई। आज फाइनली उसके ऊपर बिल पास हुआ है, ठीक है? यहां पर आपके सामने 2020 की एक न्यूज़ कटिंग है, जब इन्होंने 4 ज़ीरो हटाने के बारे में सोचना शुरू किया था। हमने उन दिनों भी जो करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, उनमें इन चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया था। अब सवाल आता है कि आफ्टर ऑल ऐसा किया क्यों जा रहा है? देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था चाहती नहीं है कि उसकी मुद्रा इतनी बुरी तरह गिर जाए कि दूसरी दूसरी करेंसी के सामने उसकी कोई वैल्यू ना रह जाए। लेकिन अब चूंकि ऐसा हो ही चुका है, तो लोगों को एक अच्छा फील देने के लिए कि भाई, अगर हम अपने आपस में ही खेल रहे हैं तो फिर किस तरह से इस गेम को खेला जाएगा। तो जब हम वाई पर पहुंचते हैं तो कारण निकल कर आता है ईरान की वर्तमान की सत्ता। ईरान में 1979 के बाद जब इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद में यहाँ की अर्थव्यवस्था को काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। महंगाई लगातार ट्रंप के काल में, उससे पहले भी अमेरिकी प्रतिबंधों में बढ़ती रही। महंगाई बढ़ती गई तो इनका, देखिए, एक आसान तरीके से इकोनॉमी का कंसेप्ट समझ लें, और वो कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि करेंसी से जितना सामान खरीदा जा सकता है, असल में वो करेंसी की वैल्यू है। अदरवाइज कागज तो आप कितना भी प्रिंट करके रख सकते हैं, आपके देश में उसके इक्विवेलेंट सामान होना जरूरी है। अगर मैं 100 रुपए लेकर निकलूं और 100 रुपए में मैं 100 रुपए लायक वस्तु खरीद पाऊं, तब तो उसकी कोई वर्थ है। अगर 100 रुपए में मैं एक टॉफी खरीद के ला पाऊं, एक छोटी सी मतलब च्युइंगम खरीद के ला पाऊं, या कोई हाजमोला की गोली खरीद के ला पाऊं, तो 100 रुपए में आने वाली जो वस्तु है ना, वो तय कर रही है कि वैल्यू असल में कितनी है। अब आप पूछेंगे ये कैसे तय होता है? अधिकांश इकोनॉमी जो इंपोर्ट आधारित हैं या फिर एक्सपोर्ट आधारित है, जिनका ग्लोबल ट्रेड होता है, उन्हें असल में अपनी वैल्यू इंटरनेशनली पता चलती है। हर देश के लिए अपनी करेंसी तो महान होती है। हर देश तो यही सोचकर चलता है कि मेरी जो करेंसी है, ये करेंसी सबसे बेस्ट है, और उस देश के लोग भी यही मानते हैं कि मेरी करेंसी मेरे लिए तो बेस्ट है। लेकिन चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और ऐसे में आपको दुनिया से व्यापार करना पड़ता है, आप अपना धन से किसी दूसरे के देश का क्या सामान खरीद पाते हैं, उससे असल मायने में आपको अपने धन की वैल्यू पता चलती है। आपने अपना पैसा ले जाकर सामने वाले को दिया, जैसे अमेरिका के साथ दुनिया ट्रेड करती है। दुनिया का लगभग 60% ट्रेड सीधा सीधा डॉलर में होता है। अर्थात डॉलर ही तय करता है कि उसके एक्सचेंज का रुपया कितना होगा। डॉलर के मुकाबले अगर किसी देश की करेंसी में वो सामान नहीं खरीदा जा सके, अगर किसी देश को भारत ने ऑफर किया, जैसे मान लीजिए सऊदी अरब को हमने ऑफर किया कि सर, हम आपको एक जहाज भर के रुपया दे रहे हैं, हमें आप एक जहाज भर के तेल दे दीजिएगा, तो वो कहेगा कि ये रुपये को मैं चलाऊंगा कहां? रुपया सऊदी अरब में नहीं चलता है, हमारे यहां हमारी करेंसी चलती है। तो ऐसे में आपको हमें ये रुपया डॉलर में कन्वर्ट करके देना होगा, क्योंकि ग्लोबली डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है। तो एक तरीके से डॉलर दुनिया की एक वैश्विक मुद्रा बनकर सामने आई। डॉलर वैसे तो अमेरिका की मुद्रा है, लेकिन अमेरिका ने उसे दुनिया में इतना प्रसारित कर दिया अपने प्रभाव से कि लोगों ने उसे स्टैंडर्डाइज कर लिया कि अब हम डॉलर में व्यापार करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने लगे, और जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने लगे, डॉलर की ही स्वीकार्यता होने लगी। अब आपने अगर दिमाग लगाया, फिर ये कहें कि नहीं सर, ऐसा अगर हो जाए, हम उनसे कहें कि आप हमसे अपनी करेंसी में सामान दे दो और हम आपको अपनी करेंसी में सामान दे देते हैं, फिर से वही सवाल। आप करेंसी एक्सचेंज कर भी लें तो उससे दो बड़े सवाल पैदा होते हैं कि क्या सामने वाला देश आपसे उतना ही माल खरीदने को तैयार भी है जितना आप उससे खरीदना चाह रहे हैं? क्या व्यापार में संतुलन है? आंसर आता है नहीं। दुनिया के बहुत से देश व्यापार जिन देशों के साथ कर रहे होते हैं, उनसे संतुलित नहीं रहते। आसान भाषा में समझिए, अगर भारत रूस से सामान खरीदता है तेल के रूप में, तेल खरीदता है, लेकिन रूस हमसे उतने ही धन का अपने लिए कोई सामान नहीं खरीदता, वो चाइना से खरीदता है। ठीक इसी तरह से भारत अमेरिका से व्यापार करके लगभग $40 बिलियन साल का कमाता है। हम उस धन से किसी और देश के साथ, चाहे चाइना से चाहे रशिया से, अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। तो हम किसी एक व्यापार के साथ व्यापारिक मुनाफे में है, किसी देश के साथ, किसी एक के साथ व्यापारिक घाटे में है। तो व्यापारिक संतुलन दुनिया में स्थापित नहीं है। ऐसे में किसी ऐसी स्वीकार्य मुद्रा की निर्भरता बढ़ जाती है जिससे व्यापार किया जा सके, और यही स्वीकार्य मुद्रा दुनिया के लिए फिलहाल डॉलर हो रखी है। हालांकि आईएमएफ ने 5 मुद्राओं को वैश्विक रूप से स्वीकार्य मुद्रा के रूप में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो दुनिया में डेट क्राइसिस के समय मदद देता है। ऐसे में उन 5 करेंसीज में डॉलर का नाम सबसे ऊपर है, उसके बाद यूरो का नाम आता है जो कि यूरोप की करेंसी है, इसके बाद में पाउंड का नाम आता है, पाउंड स्टर्लिंग, जो कि यूके की करेंसी है, इसके बाद जापान की करेंसी येन का नाम आता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार किए जा सकते हैं। आईएमएफ रिकॉग्नाइज करता है कि आप डेट क्राइसिस में उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने उसे एसडीआर में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में रखा हुआ है।
और अंत में चाइना की रेनमिंबी, जिसे आप युआन कहते हैं, उसका नाम आता है। तो ये 5 करेंसी हैं जो वैश्विक रूप से स्वीकार्यता हैं, लेकिन किसी देश की अपनी चाहत है कि वो डॉलर में व्यापार करना चाहता है या येन में करना चाहता है। ऐसे में डॉलर की स्वीकार्यता बढ़ती चली गई और इसी स्वीकार्यता के चलते ऐसे देश जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पर आधारित थे, जैसे ईरान को ही ले लें। ईरान अपनी करेंसी, अपनी जीडीपी को केवल तेल बेच करके ही बड़ा बना पाता था। उसके पास बेचने के लिए जो सबसे बड़ा संसाधन था वो तेल और गैस था। ऐसे में उसका माल खरीदने वाला कोई आ ही नहीं रहा, तो उसके यहां पर डॉलर नहीं आ रहा। जब डॉलर नहीं आ रहा तो उसकी जीडीपी नीचे बैठती जा रही है। अब ऐसे में जब आपके पास में खरीदने के लिए तो कोई माल नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जरूरतें जस की तस बनी हुई हैं। आपकी जरूरतें जस की तस बनी है, मतलब आपके लोगों को आज भी विदेशों से सामान खरीदना है, चाहे अनाज खरीदना है, चाहे फल खरीदने हैं, चाहे उन्हें विदेशी वस्तुएं खरीदनी है, फोन खरीदने हैं, कार खरीदनी है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने हैं, तो आपके इंपोर्ट बिल तो ज्यादा हो गए, एक्सपोर्ट बिल आपके हैं ही नहीं। ऐसे में आप कर्ज में चलते चले गए। कर्ज में चलते चले गए से मतलब आपने दुनिया से लोन लिया और लोन लेकर अपना देश चलाना शुरू किया। जब अपना देश लोन पर चलना शुरू हुआ, आपके पास जेब खाली होने लगी। खाली होने लगी से मतलब है कि आपको अब एक फ़ोन खरीदने के लिए भी, क्योंकि कर्ज का पैसा है, तो आपको एक फ़ोन खरीदने के लिए भी जो पहले धन देना पड़ता था, उससे अब ज़्यादा धन देना पड़ रहा है। अर्थात जो वस्तुएँ उपस्थित थी, उनके लिए अब आपको ज़्यादा धन देना शुरू करना पड़ा, क्योंकि लोगों की पॉकेट्स में अब वो जो धन, जिससे चूँकि वस्तु ही उपलब्ध नहीं है, उल्टा समझ लीजिए कि आपको एक्सपोर्ट के नाम पर तो कुछ बचा नहीं। इंपोर्ट के लिए जो सामान आया, अब वो धनाढ्य लोग ही खरीद सकते हैं। तो महँगाई यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जो है वो उन महँगे, मतलब अमीरों के पास है। ऐसे में ईरान की जो महँगाई है वो 30% से ऊपर रहने लगी। अभी फिलहाल की ताज़ा खबरों के अनुसार, आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार 43% से ऊपर इनकी महँगाई चल रही है। अब इतनी फीसदी महँगाई, इसको कैसे समझें? यानी आज ₹100 का जो सामान था वो साल भर बाद ₹143 का हो रहा है। इतनी महँगाई। भारत के अंदर महँगाई 2% से लेके 6% के बीच में कंट्रोल्ड है। भारत इस वजह से एक सुरक्षित देश के रूप में ट्रीट किया जाता है। अब इसी बीच बात की वजह से ईरान ने ये सारा खेला देखा। ईरान ने अपनी इन्फ्लेशन को, क्योंकि कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, आईएमएफ ने अपनी तरफ से इन्हें नेगेटिव दिखा दिया है। एक्सपोर्ट के नाम पर तेल बिक नहीं रहा है, इंपोर्ट आ नहीं रहा है। जो इंपोर्ट के लिए महँगाई बढ़ती जा रही है, तो 43% के आसपास रिपोर्ट किया गया। दुनिया में 3 सबसे महँगे देश, जहाँ इन्फ्लेशन यानी आज 100 का माल है, पता चल रहा है कल 200 का हो, ऐसे देश के रूप में निकल कर आए वेनेजुएला, सूडान। वेनेजुएला तो 255% की इन्फ्लेशन लेकर चल रहा है, 100 का माल 350 में। सूडान 75% और तीसरे नंबर पर ईरान का नाम निकल करके आया। तो इसी वजह से ईरान की करेंसी गिरती चली गई, क्योंकि उस धन से कुछ खरीदा नहीं जा रहा था। आप खूब रियाल लेकर बैठे तो हैं, लेकिन आप उससे कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। आपके ही देश के अंदर डॉलर नहीं है, तो माल खरीद नहीं पा रहे हो। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर, ऐसे तो फिर करंस इकोनॉमी को बंद इकोनॉमी रहना चाहिए, अगर किसी देश को अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है। बिल्कुल सही सोचते हैं आप। भारत 1991 से पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से पहले एक बंद इकोनॉमी जैसा ही था। यही कारण था कि हमें एपेक में शामिल नहीं किया गया था। तो बंद इकोनॉमी की वजह से उस समय पर डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत मजबूत था। डॉलर और रुपये की कहानी में हम $1 बराबर ₹1 भी सुनते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब हम इतने मजबूत थे, तो अचानक फिर कैसा हुआ कि हम ₹100 तक पहुंचते चले गए? क्योंकि आप वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एंट्री कर गए। वैश्वीकरण में जब आप एंट्री कर गए, तो आपको इंपोर्ट भी करने पड़े और एक्सपोर्ट भी करने पड़े। बाजार ने फिर तय किया कि आपके रुपए से क्या खरीदा जा सकता है, और विशेष रूप से ये जो बड़ी आर्थिक ताकतें होती हैं, जिनकी करेंसी चलती, कहते हैं ना अपना तो सिक्का चलता है, तो जिनकी सिक्के चलते हैं, वो इस तरह से दूसरे देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इनकी इकोनॉमी चूंकि एक्सपोर्ट आधारित थी, इनको अपने यहां से तेल बेचना होता था, वो बिक नहीं रहा था, तो धड़ाधड़ इनकी जीडीपी गिरती शुरू हो गई। जहां सन 2000 के अंदर ईरान की जीडीपी यूएई, तुर्की और सऊदी अरेबिया से ऊपर थी, आज वो उनसे बहुत नीचे चला गया है। आज गल्फ के अंदर अगर हम बात करें, तो ये इनके अंदर ईरान जो है वो इन सबसे नीचे की तरफ चला गया है। $341 बिलियन की जीडीपी इनकी रह गई है। यानी कि पूरे देश के द्वारा जो उत्पादित की जा रही वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनका कुल वैल्यू $341 बिलियन रह गया है। ये $341 बिलियन होता कितना है? इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारत ने यूरोप, अमेरिका और चीन से जो व्यापार किया, वो $341 बिलियन से ज्यादा था। हम इनसे कम से कम इस समय पर 15 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थात ईरान धीरे धीरे डिवैल्यूएट होता चला गया। इनकी करेंसी के अंदर जो कमी है वो आपको अब समझ में आने लगी होगी। और ऐसा क्यों हुआ कि ये तेल, अब बड़ा सवाल है कि तेल खरीदने वाला क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि
ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले देश बहुत सारे बढ़ गए और वो देश वो थे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं व्यापार के नाम पर। वो अच्छे खरीदार हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं। उन्होंने बायकॉट कर दिया कि जाओ हम नहीं खरीद रहे और जो तुमसे खरीदेगा उस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। इस वजह से ईरान दुनिया में दूसरा सबसे प्रतिबंधित देश बन गया आफ्टर रशिया। आज दुनिया में रशिया सबसे ज्यादा प्रतिबंधित है, उसके बाद ईरान, फिर सीरिया का नाम निकल करके आता है। ये सब किया धरा अमेरिका का था, क्योंकि अमेरिका इन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। इसी वजह से ये इस पर मैक्सिमम प्रेशर की तकनीक अपनाते हैं। मैक्सिमम प्रेशर के तहत ये चाहते हैं कि ये अपने तेल 0% बेच पाए। इसके चलते 970 ईरानियन एंटिटीज जो हैं उनको प्रेशर कैटेगरी में डाल दिया गया है। कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। लंबा चौड़ा मामला फंस गया है। ऐसे में फिलहाल के लिए ईरान का एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर सब बर्बादी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। करेंसी इनकी लगातार डिवैल्यूएट होती चली जा रही है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ये न्यूक्लियर वेपन अगर बना लिया, उसी दिन इजराइल का खात्मा हो जाएगा और उसी दिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगी। तो भविष्य के डर से बचने के लिए अमेरिका ने इन्हें प्रतिबंधों में जकड़ दिया। कहा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और जिस दिन इसने यूरेनियम बम बना लिया, यानी कि न्यूक्लियर बम बना लिया, उस दिन इजराइल और अमेरिका को बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। और इसी कारण से इन दोनों के बीच में एक बार भिड़ंत हो भी ली। ईरान और इजराइल कुछ समय पहले भिड़े थे। इस पर हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन भी आपके सामने किया था। ऐसे में अमेरिका का एक और आरोप रहता है कि अगर तेल खरीद भी लो आप लोग इनसे, तो ये लोग उस पैसे का उपयोग अपने यहाँ की कुर्द फोर्सेज हैं, इनके यहाँ के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनको फंड करने में लगा देते हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड को अमेरिका आतंकी मानता है, जबकि वो इनकी सेना है। बोले ये उसको पैसा देते हैं, इसलिए इनको तेल का पैसा मत दो, तेल मत खरीदो। भले ही ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा हो, लेकिन इससे तेल खरीद में सैंक्शन लगा दिए गए। दुनिया के देश तेल तेल नहीं खरीद पाए। भारत की कई कंपनियां जो तेल खरीदती थी, उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। हद तो यह हुई कि ईरान में एक पोर्ट था, चाबहार पोर्ट, जिससे भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ना चाहता था। कहा कि चाबहार से भी कोई व्यापार करेगा तो उस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। इससे भारत को भी बड़ा नुकसान हुआ। कुल मिलाकर के ईरान तक धन नहीं पहुंचना चाहिए, ये एकमात्र इनकी चाहत, और इन्हें लगता है कि ऐसा करके ये ईरान को घुटने पर टिका देंगे। परिणाम स्वरूप वो यूरेनियम बम नहीं बना पाएगा, और वो नहीं बना पाएगा, इसी से ईरान और इसी से इजराइल और अमेरिका बचा रह जाएगा। कुल मिलाकर के उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब सवाल बड़ा बनता है, क्या ऐसा कोई और देश पहले भी कर चुका है जीरो हटाने का काम? जी हाँ, वेनेजुएला, तुर्की, ब्राजील, जिम्बाब्वे, वो तमाम देश हैं जो अब तक ऐसा कर चुके हैं। आपको तुर्की सरप्राइज कर सकता है। जी हां, तुर्की ने भी अपनी लीरा में से 6 शून्य हटाई थी। ऐसा इनके साथ भी हुआ। इन्फ्लेशन तुर्की के यहां भी बहुत जबरदस्त चल रही है। मार्केट उनका भी पिटा पड़ा है। लेकिन हां, जो करेंसी इस समय जबरदस्त उठ रही है वो बिटकॉइन है, या फिर ये कहिए क्रिप्टो का बाजार बहुत इस समय पर उठ रहा है। इस पर भी अमेरिका का ही प्रभाव है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका ने इसे अपने लिए जबरदस्त तरीके से सपोर्ट दे दिया है। डॉलर के बाद अमेरिका जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करने लगा है, अब वो क्रिप्टो है। और इसी कारण से क्रिप्टो ऑल टाइम हाई चल रहा है। ऑल टाइम हाई का अंदाजा आप इससे लगाएं कि एक इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम डेल्टा एक्सचेंज है, इस पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर $5 बिलियन का सिंगल डे में ट्रेड किया गया। भारत के इस प्लेटफॉर्म से अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां जाकर उसे ज्वाइन करें। मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे साथ ट्रेड कर पाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर हम जल्दी ही क्रिप्टो के अंदर प्रॉपर तरीके की क्लासेस लेकर आने वाले हैं। सवाल बड़ा बनता है कि सर डॉलर और रुपया बराबर अगर इस तरह का हाल हो तो क्या हम रुपए के ऊपर से भी 2 जीरो हटा दें? क्या बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि इस समय डॉलर के मुकाबले रुपए के हाल पस्त पड़े हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत के हालात ईरान जैसे हैं क्या? आंसर है जी नहीं। इंडिया के हालात बहुत अच्छे हैं। अभी हम स्टेबल करेंसी की तरह काम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन पूरी तरह कंट्रोल्ड है। इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी बहुत बढ़िया है। 6.8% के आसपास हम मानते हैं। वर्ल्ड बैंक 6.5% के आसपास ग्रोथ मानती है। और हमारे पास दुनिया में 5वां सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व भी है। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी पर्याप्त है। यह दर्शाता है कि भारत विदेशों के साथ व्यापार में अच्छा है। हम लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं, यानी कि हमारी जीडीपी ग्रो करती जा रही है। ग्रोथ रेट हमारी बढ़िया है। हमारी इकोनॉमी बढ़िया से एडजस्ट होकर चल रही है। ऐसे में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना हुआ भारत नहीं चाहेगा कि वो अपनी करेंसी से जीरो हटाए, ताकि उसे इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए तरीका अपनाना पड़े। फिलहाल इन्फ्लेशन कंट्रोल पैमाने में है। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशंस कहती हैं कि भारत की महंगाई को 2% से 6% तक ही बढ़ना चाहिए। महंगाई ना बढ़ना भी देश के लिए खराब होता है। तो 2 से 6% एक लिमिटेड ग्रोथ परसेंटेज मानी जाती है। भारत उसी ब्रैकेट में चल रहा है। 1.55% के हिसाब से जुलाई में रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है वो 6.5% दिया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी पसंद आई और भी इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो अंकित इंस्पायर इंडिया पर 7 महीने पहले ₹1 $1 के
बराबर क्यों नहीं पर एक विस्तार पूर्वक सेशन किया है, आप जाकर उसे भी सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। बाकी डेल्टा का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको वहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारियाँ अलग से उपलब्ध करा दी जाएँगी। थैंक यू सो मच।